नमस्कार। बिहार तक पर आप बड़ा सवाल देख रहे हैं और आज का बड़ा सवाल दरअसल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आज का पहला बड़ा सवाल अपराध जगत से जुड़ा हुआ है। और राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरीके से अपराधियों ने जघन्य घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से ही बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार नए सिरे से फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटना से कुछ ही दूर पर स्थित फुलवारी शरीफ में दो नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दरिंदगी की। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सोमवार की सुबह दो नाबालिग लड़कियां अपने घर से गई थी कुछ लकड़ी चुनने के लिए, उसके बाद से ही वो लापता हो गई और फिर मंगलवार की सुबह उनमें से एक की बॉडी बरामद होती है और दूसरे की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और उसके बाद उसे पटना एम्स में भर्ती किया जाता है, जहां पर अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। राजधानी पटना से बिल्कुल पास में इतनी बड़ी घटना को जब अपराधियों ने अंजाम दिया है और 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी एक भी अपराधी, एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, तो इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार के सुशासन पर कि आखिर किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर हो गई है कि अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और 3 दिनों का वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद भी एक भी अपराधी जो कि इस घटना में शामिल था उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पुलिस बार बार यही दलील दे रही है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और जिस तरीके से ये दरिंदगी की गई है उसके बाद बिहार में जबरदस्त राजनीति भी अब गर्मा गई है। गुरुवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए फुलवारी शरीफ गए और फिर वहां पर पीड़ित परिवार को उन्होंने सांत्वना दी और फिर एक तरीके से कहें तो जंगल राज का आरोप नीतीश कुमार के सरकार के ऊपर लगाया और कहा कि ये लालू के साथ जब से नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद बिहार में जंगल राज की दोबारा से एंट्री हो गई है। तो ये बीजेपी का कहना था, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न्स हो गया है। वहीं इस मामले को लगातार जो है सरकार के लोग भी, सरकार के नुमाइंदे भी जो हैं उसको लेकर, इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीपीआई एमएल के कई नेता पिछले 2 दिनों से लगातार फुलवारी शरीफ जा रहे हैं और महादलित बच्चियों के साथ जो दरिंदगी की गई है उसको लेकर वो भी आक्रोशित हैं। और गुरुवार को दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी जांच करने के लिए, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया और फिर उस घर पर भी पथराव कर दिया जहां पर वो दोनों लड़कियां आखिरी बार देखी गई थी। और उसके बाद पुलिस को किसी तरीके से बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा, लेकिन माहौल अभी भी फुलवारी शरीफ को लेकर बेहद ज्यादा गर्म है। बुधवार को ग्रामीणों ने उस इलाके के कई घंटों तक सड़क को भी जाम रखा और फिर जब प्रशासन से उन्हें आश्वासन मिला कि आरोपियों को, अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी उस जाम से निजात मिला। लेकिन अब 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और पीड़ित परिवार, पीड़ित लड़कियां, उनके परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार नीतीश कुमार सरकार से लगा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब और कैसे इन 2 मासूम बच्चियों के परिवारों को न्याय मिलेगा।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर बिहार में भी लगातार राजनीति गरमाई हुई है और इसी से जुड़ा है आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल। क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अयोध्या जाएंगे? जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, विराट राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो क्या लालू और नीतीश उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के साथ साथ कई दलों ने जो है उस कार्यक्रम से कन्नी काट ली है या फिर जो निमंत्रण उन्हें दिया गया था उससे दूरी बना ली है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया है कि वो उनका कोई भी नुमाइंदा जो है अयोध्या नहीं जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया गया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अयोध्या का जो निमंत्रण था उसे ठुकरा दिया गया है। और इसी को लेकर बिहार में भी दरअसल गुरुवार को बहुत ज्यादा राजनीति देखने को मिली और एक तरफ कहे तो बयानबाजी जो है पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिला। और सबसे पहले जो हमला किया वो सीधा बीजेपी की तरफ से था। बीजेपी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उसी वजह से अयोध्या नहीं जा रही है। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया कांग्रेस पर और विपक्षी दलों पर और कहा कि एक वोट बैंक को साधने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में उस वोट बैंक से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अखिलेश यादव, उन लोगों ने अयोध्या का निमंत्रण ठुकरा दिया गया है। उनके द्वारा इस तरीके का आरोप लगाया गया। और उसके बाद सरबजीत सिंह जो कि माफ कीजिएगा सरबजीत कुमार जो कि आरजेडी कोटे से नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर पलटवार किया और मंदिर को लेकर उन्होंने एक तरीके से कहें तो स्थिति स्पष्ट की। ये तो नहीं बताया कि लालू प्रसाद अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कह दिया कि बिहार में बहुत जल्द लालू प्रसाद के तरफ से या कहे लालू प्रसाद जो है वो बिहार में सबसे बड़ा मंदिर जो है, यानी देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बिहार में बनवाया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन बहरहाल वो मंदिर कब बनेगा वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अयोध्या राम मंदिर को लेकर बिहार में भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। रोजाना बयान आ रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। और इसी कड़ी में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के निमंत्रण को ठुकरा दिया है तो बीजेपी इसको सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है और कह रही है कि वोट बैंक के खातिर ये दल जो है वो अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं। और इसी को लेकर जबरदस्त बयानबाजी बिहार में भी देखने को मिल रही है। आज का तीसरा बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे 2024 में? दरअसल ये सवाल पिछले तकरीबन साल 2 साल से ही बिहार की राजनीति में सुनने को मिल रहा है कि क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। और खासकर 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे, उसके बाद से ही लगातार नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश की किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ें और जीतें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। और अगर हम इतिहास की बात करें तो पूर्व में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश से ही आए हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, वीपी सिंह हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चंद्रशेखर हो, तो लंबी चौड़ी फेरिस्त है।
तो ऐसे में जब नीतीश कुमार को लेकर भी अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गुरुवार को एक घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जेडीयू के नेता यानी जेडीयू इकाई के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो पटना आए थे और उन लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की उनके आवास पर। एक अने मार्ग जो कि सीएम का सरकारी आवास है, उस पर वहां जाके उन लोगों ने काफी देर तक नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। और जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से जेडीयू के जो नेता हैं यानी यूपी इकाई के, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। और ये आज का तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की किसी महत्वपूर्ण सीट से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी दावेदारी मजबूत होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कई प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं और अभी भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हम इसमें कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार चर्चा चल रही है कुछ वक्त से, क्या फूलपुर वो सीट हो सकती है जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि फूलपुर जो है वो वाराणसी के काफी करीब भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में ही बने रहते हैं, अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं, तो क्या वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। जो बिहार जेडीयू है उसके भी कई नेता कई बार उत्तर प्रदेश गए हैं, वहां पर उन लोगों ने लोगों से बात की है, अपने तरीके से जेडीयू ने सर्वे भी कराया है। और उसके बाद भी कई नेताओं ने बिहार में जो है उन्होंने कहा है कि यूपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़े। इसमें अंबेडकर नगर का भी जो है वो जिक्र आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है वो दरअसल फूलपुर को लेकर आता है, जहां से पूर्व में जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह जैसे लोग जो हैं उस सीट से प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज जब जेडीयू के कई नेता यूपी के नीतीश कुमार से मिलने आए तो उन लोगों ने भी मांग की है कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़े। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको दरअसल ये समझाया है कि पहले संगठन को मजबूत कीजिए, उसके बाद चुनाव तभी लड़ा जाएगा यूपी आकर जब यूपी में संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या बिहार नहीं बल्कि यूपी उनकी पसंद हो सकती है, और अगर यूपी उनकी पसंद होगी तो क्या फूलपुर वो सीट हो सकता है जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ ठीक है और सब कुछ समय पर तय हो जाएगा, ये दरअसल कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जब उनसे गुरुवार को पत्रकारों ने सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल है और सब कुछ समय पर तय हो जाएगा। और यही आज का हमारा चौथा बड़ा सवाल है कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है। सीटों को लेकर लगातार जो है वो दावेदारी पेश की जा रही है। कांग्रेस ने पहले ही दावा किया है कि उन्हें 10 सीटें मिलनी चाहिए लड़ने के लिए। दूसरी तरफ लेफ्ट ने भी कुल मिलाकर 6 सीटों की मांग की थी, उसमें से सीपीआई ने तो 3 सीटों पर अपना दावा तक ठोक दिया है और घोषणा भी कर दी है कि वो कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई मधुबनी, बेगूसराय और बांका। और उसके बाद जेडीयू ने भी कह दिया है कि 16 सीटों से कम पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सीटों को लेकर जो है जबरदस्त एक टकराव की स्थिति तो बनी हुई है, बयानबाजी तो चल ही रही है। लेकिन इसी बीच जब नीतीश कुमार गुरुवार को मीडिया के सामने आए तो उनसे भी सवाल पूछा गया सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर कि आखिर क्या बात चल रही है, किस तरीके की चर्चा चल रही है। देरी हो गई है क्योंकि बहुत सारे जेडीयू के नेता ये लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, ये मामला बहुत लंबा खिंच चुका है, ये मामला अक्टूबर तक ही निपटा देना चाहिए था, यानी कि सुलझा लिया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आश्वासन दिया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ समय पर तय हो जाएगा, तो इसको लेकर भी एक संकेत या एक सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का ये संदेश या ये मैसेज है क्या। ऑल इज वेल अगर है तो ऑल इज वेल क्या है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। इसको लेकर बिहार में जो राजनीति वो पहले से ही उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं चर्चा चल ही रही है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे खरमास के बाद क्या वो
पलटेंगे, यानी कि महागठबंधन से छोड़ के वापस जो है वो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडी गठबंधन में बने रहेंगे। ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब नीतीश कुमार बोलते हैं कि ऑल इज वेल है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऑल इज वेल आखिर कहाँ है? क्या इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल है, या फिर नीतीश कुमार की कोई वापसी जो है वो एनडीए में फिर से देखने को मिल सकती है? और उस राह पर जो नीतीश कुमार अगर चलने की उन्होंने सोच लिया है, और क्या वो ऑल इज वेल है? तो इसको लेकर भी जबरदस्त कयास जो है और इस कयासबाजी जो है वो चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये थे आज के बड़े सवाल, और अब बाकी की खबरों के लिए लगातार बिहार तक पर बने रहिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।